जो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th का पहला चैप्टर। तो आज हम इसको कवर करेंगे। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट हुआ है जिसमें आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कवर करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में बचा हुआ सब कुछ कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल सा ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। मतलब कि एक जगह से बॉन्ड टूटने से दूसरी जगह बॉन्ड बनना, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक सब्सटेंस के बॉन्ड टूटते हैं और नया सब्सटेंस बनता है जिसमें डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। दूसरा होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, के क्या होता है, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि इसमें कोई केमिकल बिहेवियर नहीं आ रहा, कोई बॉन्ड टूट नहीं हो रहा। ये रिवर्सिबल है, आइस पिघल गई उसको हम दोबारा बर्फ बना सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन रस्ट हो गई उसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, इसलिए केमिकल चेंज होता है। तो एनी चेंज दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसा चेंज जिसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसके बाद है हमारा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंसेस है। फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, ये सब चीजें चेंज होती है किसमें, फिजिकल चेंज। और दूसरी तरफ केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही सब्सटेंस अपनी फॉर्म को चेंज करता है। ये ऊपर बताया भी था, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, जैसे कि कलर चेंज कर लेगा या फिजिकल स्टेट चेंज कर लेगा या डेंसिटी चेंज कर लेगा, वॉल्यूम चेंज कर लेगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है तो उसमें उसने अपनी डेंसिटी भी चेंज करी है और स्टेट भी चेंज करी है, क्योंकि आइस जो था वो डेंसिटी अलग थी और स्टेट अलग थी, सॉलिड थी, तो उसके बाद वो लिक्विड में हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस में, इसलिए फिजिकल चेंज होता है। नया सब्सटेंस नहीं बनता है कोई। और वेरी लिटिल और नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड इज यूजुअली एब्जॉर्ब और गिवन आउट। बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट, लाइट या साउंड में एब्जॉर्ब होती है किसी फिजिकल चेंज को कराने के लिए, और ये एक टेम्परेरी चेंज होता है। तभी मैंने बोला था पहले कि ये रिवर्सिबल होता है, यहाँ लिखा भी है रिवर्सिबल होता है। उसके बाद जो केमिकल चेंज होता है उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, इसके अपोजिट होता है फिजिकल के। केमिकल चेंज इज ऑलवेज accompanied बाय एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। केमिकल चेंज में या तो एनर्जी ली जाएगी या फिर इवॉल्व होगी, मतलब कि दी जाएगी, एटमॉस्फेयर में आएंगी। केमिकल चेंज जो होता है एक परमानेंट चेंज होता है, जैसे कि बताया मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन, ये परमानेंट चेंज है। तो उसके बाद ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल प्रोडक्ट मेथड्स। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं वो हमें ऑब्टेन नहीं हो सकते सिंपल फिजिकल मेथड्स से। और केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इरिवर्सिबल है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का या फिर प्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक तरीका है। जैसे इसका जनरल फॉर्म ये होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स मतलब कि जो चीज आपस में रिएक्ट कर रही है, और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एक रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्ट है। क्या है, एक प्रोडक्ट है।
Substances on the right hand side are product, substances on the left hand side are reactant। और जो एरो होता है वो डायरेक्शन बताता है कि कहाँ से कहाँ की और रिएक्शन कर रही है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि H2 प्लस O2 रिएक्ट होकर H2O बना रहा है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है। फिर एक आता है कंसेप्ट बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। ये अगर आपको एक सवाल यहाँ पे आना चाहिए था, अगर नहीं आया है, कि यहाँ पे हमने टू क्यों लिखा है। कहाँ पर? य- यहाँ पर हमने टू क्यों लिखा है, ये आना चाहिए था सवाल। ये यहाँ पर भी हमने टू क्यों लिखा है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब इसको हम आगे देखते हैं। ये इसलिए आया है क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने छोटी नाइन्थ में भी पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए। ठीक है। इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। हर एलिमेंट दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर इस साइड H एक है तो इस साइड भी एक ही H होना चाहिए। मतलब कि रिएक्टेंट साइड अगर एक H है तो प्रोडक्ट साइड भी एक ही H होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं एक केमिकल इक्वेशन को। सबसे पहले हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखते हैं। उसके बाद हम रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे, काउंट करेंगे कौन कितने कितने एटम्स हैं। और फिर प्रोडक्ट साइड में इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जैसा आपको इच्छा। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे H है तो उसके आगे हमने क्या नंबर लिखा, 2, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो कितना है, तो इसको हम एडजस्ट करके बैलेंस करेंगे। वेरीफाई दैट ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, फिर चेक करेंगे सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड है। और हमें एक चीज ध्यान रखनी हो कि ये सिंपलेस्ट रेशियो में, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ 4 और यहाँ 4 कर दिया और अगर वो बैलेंस ऐसे हो रहा है कि यहाँ 2। सिंपलेस्ट नंबर से अगर बैलेंस्ड हो रहा है, सबसे छोटे नंबर से बैलेंस्ड हो रहा है, तब हम सबसे छोटे नंबर से करेंगे, ना कि बड़े नंबर से। रेशियो मतलब है अगर 2:1 से वो स्टेबल हो रहा है तो हमें 4:2 से नहीं स्टेबल करेंगे, हमें छोटे रेशो लेना है। हमें कम से कम एटम लेना होता है जिससे हम वो रिएक्शन करवा। फिर ये कुछ हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, इन्हें हम इक्वेट सॉल्व करेंगे। पहले आप कॉपी में भी कर सकते हैं। तो अब हम काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे Fe है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड Fe 1 है और प्रोडक्ट साइड 3 है। तो हम सही, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम किसी एलिमेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबसे पहले हम किसी और चीज को बैलेंस करते हैं। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर देन हाइड्रोजन, इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले हमने देखा इधर Fe 1 है और इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 3 Fe लगा देंगे। फिर हमने देखना है कि यहाँ 3 Fe लगा दिया, यहाँ 3 Fe हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 4 और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 1। तो हम रिएक्टेंट साइड में इंटू 4 कर देंगे ऑक्सीजन को। कितना कर देंगे, इंटू 4। तो यहाँ पे 4H कोफिशिएंट लगा देंगे हम 4 का, H2O। फिर ये रिएक्शन हो गई। यहाँ पे आ गया हमारे पास Fe3O4। अब चेक करेंगे कि क्या क्या स्टेबल है, क्या क्या बैलेंस्ड है। लगभग लगभग अ, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन रह गया, इस साइड हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और इस साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर भी 4 कोफिशिएंट लगा देंगे और बैलेंस्ड कर देंगे। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। तो इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम बैलेंस्ड कर सकते हैं। और ये आप खुद करके देखना, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ये खुद करें।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब एक से एक या टू दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है ए प्लस बी गिव्स ए बी। तो ए प्लस बी, ए और बी क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट्स है। क्या है, रिएक्टेंट्स। और ए बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रोडक्ट है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर, जैसे सी प्लस ओ टू, CO2, ये बैलेंस भी है, देखते चलते हैं। सी, एक सी, यहाँ दो ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड भी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऐसी फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर फोर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी फोर हाइड्रोजन है, यहाँ पर टू ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस्ड है। तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, वाटर। और ऐसी फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस स्टेट में होता है, ये जो यहाँ पे लिखा होता है ये स्टेट्स होती है इसकी, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, वाटर लिक्विड हो गया। तो यहाँ पर एस क्या होता है, सॉलिड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में इसे कहते हैं, सॉलिड होता है। जब हम इसे H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं, जो एक्वस होता है। तो यहाँ पर जो हुआ है ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम बढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाए दो या मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। और ये जो सिंपलर सब्सटेंस है ये क्या हो सकते हैं, या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या कोई कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे ए बी ब्रेक हुआ है ए प्लस बी में, ये क्या है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ए बी सिंगल रिएक्टेंट है, और ए एंड बी क्या है यहाँ पर, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, नो यहाँ पर सही है, सॉरी। ये ए बी यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है, और ए एंड बी यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट्स है, सिंपलर सब्सटेंसेस है। ठीक है, कि ए बी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ए और बी में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन जो प्लेस करता है हीट की प्रेजेंस में। जैसे FeS4O4 फेरस सल्फेट, ये हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है Fe2O3 में, SO2 प्लस SO3 में, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ है किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं इसे। और इसको हम डिकम्पोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक रिएक्टेंट जो है वो किसमें, एक दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हुआ है। यहाँ पे कितने सिंपलर सब्सटेंस मिले हमें, एक, दो, तीन मिले। ऐसे ही नीचे वाला एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। उससे नीचे वाला एग्जांपल है लेड नाइट्रेट ब्रेक हुआ है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। मैं नीचे इसका PPT भी शेयर करूंगा, तो इसमें से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन वो किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। और एक चीज ये दिख रहा है, सारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। यहाँ पर दो Ag है, यहाँ दो Ag है, यहाँ दो Cl है, यहाँ Cl है, ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर में और क्लोरीन में डिकम्पोज होता है। इसको फोटोलिटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। ऐसी AgBr Ag और ब्रोमीन में
ब्रेक डाउन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन जो प्लेस होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। जैसे वाटर को में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और इसे इलेक्ट्रोलिटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है जो आपने याद करी होगी, जिसमें पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम सोडियम होता है। तो व्हेन अ रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, एस ये रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से हटा देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर ये समझ आए, इस एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे Fe और Cu, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे हमें कॉपर का कंपाउंड ले रिएक्टेंट में, आयरन कॉपर के कंपाउंड में से कॉपर को हटा देगा और खुद आ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। और इस वाली रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस किया जा रहा है और आयरन खुद आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या बनाया यहाँ पे, FeSO4 आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया और बन गया कॉपर। ऐसी एक और एग्जांपल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक खुद आ जाएगा। फिर नीचे भी सेम वही वैसा ही एग्जांपल है, Pb प्लस CuCl2, मतलब लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे हमें लेड क्लोराइड प्लस कॉपर मिल जाएगा। फिर आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर आपस में दोनों चेंज हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स एटम इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड। इसके कंपाउंड, इसका आयन इस वाले कंपाउंड में चला जाएगा और इसका आयन इस वाले कंपाउंड में। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे Na2SO4 को जब हम BaCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, दोनों क्या रिएक्टेंट है एक्वस स्टेट में, तो सोडियम सल्फाइड सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड कराएंगे, तो यहाँ से सोडियम निकल के क्लोरीन के साथ लग जाएगा, बैरियम क्लोराइड वाले उसमें से बैरियम को डिस्प्लेस करके सोडियम लग जाएगा, और यहाँ से सोडियम सल्फेट में से सोडियम हट जाएगा और बैरियम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मान लिया बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। पिछली वाली रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते थे क्योंकि वहां सिर्फ एक कंपाउंड से डिस्प्लेस होता था, और यहाँ पे दोनों कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू। अब बाकी का हम ये ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 2 आएगा। ज्यादा कुछ बचे, ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी बचे हुए में। थैंक यू।